हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 साइंस का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस के पर्टिकुलर आंसर्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे फुल डिटेल में। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार। देखिए जो 10 क्वेश्चंस हम अभी आज की वीडियो में समझेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। जब कोई आपसे पूछता है ना कि सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक सर्किट डायग्राम की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए कि उसमें हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है जिसमें 2 सेल वाली बैटरी बनाई गई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आगे फिर हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है, की आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ एक ऐसे रेजिस्टेंस, नेक्स्ट फिर यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ इस डायग्राम में ऐसे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। यहाँ आप प्लस और माइनस दिखाएंगे, कुछ पॉइंट्स डाल देना आप, जैसे कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है हमारे पास। क्लियर, ये बैटरी है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर बी सिंबल डाल देंगे। ये की है आपके पास या फिर स्विच, इस तरीके से। अब करंट यहाँ से इधर जा रहा है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या होता है, इतना काम तो आपको करना ही है। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पर एमीटर भी रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से करना है उसको, सिंपल एक वायर के बीच में ही सर्कल बना देना है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर, इतना काम करने के बाद बेस्ट तरीका क्या है, देखिए आपका जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो इसमें आप एक एरो और डाल देना। ये जो एरो है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। करंट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम, आई। रेजिस्टेंस के लिए आर, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी और स्विच। इतनी चीजें जब आप दिखाएंगे तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है, क्लियर। अब आपको डेफिनेशन भी थोड़ा मालूम होनी चाहिए कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। देखिए सर्किट डायग्राम एक पाथवे है। क्या है, एक पाथवे, एक रास्ता होता है जिससे कि करंट गुजरता है, जिसमें बैटरी लगी होती है। भाई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के लिए कोई सोर्स तो होना चाहिए ना, तो वो है बैटरी। स्विच होना चाहिए, रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, आप बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कोई भी डिवाइस होता है उसमें एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। बल्कि आपने पढ़ा भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की रैपिड रिवीजन वीडियो थी उसमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कराए थे, आपने रिवाइज किया होगा, उसको देखा होगा वीडियो को। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे चैप्टर्स बने हुए हैं। आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक की नीड है आप उसी पॉइंट पर जाकर एग्जैक्ट उसी पार्ट को देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए सर्किट डायग्राम जो होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पर अपना एक वायर आप यूज कर रहे हैं सर्किट डायग्राम के अंदर जहाँ से करंट गुजरता है, और वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे 3 तरह की वायर होती हैं, ठीक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और सिल्वर वायर। अगर हम इसे सीक्वेंस में रखें तो सिल्वर तो आती है टॉप लेवल पर, क्योंकि सिल्वर से बहुत बढ़िया करंट जाता है, कॉपर से थोड़ा कम, एल्यूमिनियम से और भी कम। क्लियर, तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं सर्किट डायग्राम इज अ पाथवे थ्रू विच करंट पासेस, ठीक है। और नीचे एक सिंपल सी आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लाइन क्या है एग्जैक्ट, वो आपको वीडियो पब्लिश होने के कुछ ही देर बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको ये एक रिलेशन होता है, मालूम होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। अगर हम यहां से, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, लाइन दोबारा सुनते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
चार्ज के SI यूनिट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं चार्ज के SI यूनिट को, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो 1 कूलाम हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे हम, यहां पर 1 से आ जाएगा, ये सारी चीज मल्टीप्लाई में ना, तो कहां जाएंगी, डिवाइड बाय, तो 1 अपॉन में 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 अपॉन 16। वो अपना अपना तरीका होता है, बाकी मेरे हिसाब से ये इजी है। 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले आइए आप, प्लस का 19। ठीक है, अब यहां पर ये 10 कैसा है, डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आ गया। लेकिन अभी देखिए छोटी चीज को आप बड़ी डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसका एक तरीका है, 1 कूलाम, यहां पर 100 लिख देते हैं, 16, तो यहां से हमने एक जीरो इसको यूज कर दिया, 18, बिल्कुल सिंपल है। अब 100 को 16 से डिवाइड करना है, इजी है ना, तो सबको मालूम है 16 का टेबल, तो आई थिंक ये आपका 6.25 कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा। तो आप 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18, ये हमारा क्या आंसर आया है, 1 कूलाम इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, क्वेश्चन तो आपको कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारी रिफ्रेशर आती हैं, एनसीईआरटी भी है, और आपको ऑनलाइन भी गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है, क्वेश्चन के लिए जो आंसर है उसमें हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या समझा, लाइन क्या थी क्वेश्चन की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम हमें पता है, ठीक है, लेकिन 1 कूलाम का फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, शिफ्टिंग की और इस तरीके से यहां तक पहुंच गए। क्लियर, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई सिल्वर कंसिडर्ड एज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, बेस्ट कंडक्टर। देखिए मैंने आपको अभी जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे सर्किट डायग्राम वाला, उस टाइम भी थोड़ा सा जिक्र आया था कि वायर जो होती है ना 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, सिल्वर, कॉपर और आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह की वायर है। ठीक है, अब ये जो 3 वायर है इसमें सबसे बेस्ट हम किसको मानकर चल रहे हैं, सिल्वर को। पर भाई क्यों, कोई रिश्तेदारी थोड़ा ना हमारे इससे। देखिए सिल्वर क्या होता है, एक वो कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस जो वैल्यू है बहुत कम होती है। भाई रेजिस्टेंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, काफी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है रेजिस्टेंस को लेकर। अल्टीमेटली आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी होती है, किसी मटेरियल की हो सकती है या किसी डिवाइस की हो सकती है जो करंट के फ्लो को रोकती है, सिंपल शॉर्ट में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है सिल्वर का वो काफी कम रहता है, लेकिन कॉपर का थोड़ा सा ज्यादा है और एल्यूमिनियम का और भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे रीजन क्या बन रहा है कि भाई सिल्वर बेस्ट है कंडक्टर, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट बहुत बढ़िया जा रहा है। पर करंट बहुत बढ़िया से क्यों जा पा रहा है, क्या क्वालिटी है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, जब आप रीजन एक्सप्लेन करेंगे तो वहां रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है। क्लियर, तो रेजिस्टेंस जो होता है सिल्वर का काफी कम होता है, सही, और कॉपर का थोड़ा सा सिल्वर से ज्यादा है और एल्यूमिनियम का थोड़ा और ज्यादा है। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम जाता है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट बहुत बढ़िया जाता है। बात समझ में आई, तो सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बाकी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहां पर भी कवर कर सकते हैं। नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू रीड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी वैल्यू को जो मेजर कर सके। ठीक है, तो करंट की वैल्यू को और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू को मेजर हम कैसे कर पाते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम हमने बनाया था, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में एमीटर लगाया ना, तो एमीटर एक वो डिवाइस होता है जिसकी क्वालिटी है कि भाई रेजिस्टेंस कम है, और जब रेजिस्टेंस कम है तो इसलिए हम उसको वायर के बीच में लगा देते हैं। सिंपल। काम क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में काम पूछ रहा है,
ठीक है। तो एमीटर एक वो डिवाइस होता है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है, और आपने इसको घर में भी शायद नोटिस किया होगा, जैसे सबमर्सिबल होता है ना, जो सबमर्सिबल होता है उसके लिए जो मीटर बॉक्स लगाते हैं, तो मीटर बॉक्स में आपने देखा होगा दो तरह के छोटे छोटे से एक डिवाइसेस लगे रहते हैं, जिसमें लिखा होता है नीचे की तरफ, एक में ए और दूसरे में वी लिखा देखा होगा आपने। तो जिसमें वी लिखा हुआ है इसका मतलब वो वोल्ट मीटर है, ठीक है, और जिसमें ए लिखा हुआ है इसका मतलब वो एमीटर है। तो एमीटर तो वो डिवाइस हुआ ना जो करंट को मेजर कर रहा है, सही। लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। अब इसमें छोटा सा जो पॉइंट है जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में काम आ सकता है कि भाई जो आपका वोल्ट मीटर है हम उसको पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं और एमीटर को सीरीज में क्यों लगाया। ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में ही कवर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जो आपका एमीटर है उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन है तो हमने सीरीज में लगा दिया, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर हाई रेजिस्टेंस वाला कोई डिवाइस है तो हम उसको सीरीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम सीरीज में लगाएंगे ना तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऐसे में करंट चल पाएगा क्या? बहुत प्रॉब्लम होगी, करंट को मना कर देगा, मैं जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि करंट बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में अरेंज करते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है इसीलिए। अच्छा देखिए, इसको समझाने का एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे दो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट की वैल्यू 2 ओम, सेकंड की वैल्यू भी 2 ओम। तो जब फर्स्ट की वैल्यू जो 2 ओम है, सेकंड की वैल्यू 2 ओम है, इन दोनों को एक बार सीरीज में रख के देखते हैं क्या आंसर आता है, और एक बार पैरेलल में, ठीक है। जब हम सीरीज में रखेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो 4 ओम। क्लियर। अब दूसरा केस, जब हम 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल में रख रहे हैं तो उसको कैसे ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, उसको फ्लिप करेंगे, वर्टिकल फ्लिपिंग होती है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहां अगर हम दो रेजिस्टेंस जिनकी सेम वैल्यू है उनको पैरेलल में रखते हैं तो आंसर बहुत कम आता है, वैल्यू बहुत कम निकल कर आती है, नेट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, या टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम उसको सीरीज में रखते हैं तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो हुआ ना देखिए फायदा। इसीलिए अगर कोई चीज आप अरेंज कर रहे हैं और उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है तो आप उसको पैरेलल में रखेंगे ना कि सीरीज में। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि घर में जो सर्किट डायग्राम होता है, तो घर में हम जो कनेक्शन यूज कर रहे हैं, कनेक्शन जो डिजाइन करा रहे हैं, वो पैरेलल कनेक्शन होता है या सीरीज कनेक्शन होता है मेनली, ठीक है। ये आपको आंसर बताना है। तो चलिए 4 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए जो चैप्टर है ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हमें, या लग रहा है कि हाँ भाई ये आप सबको बताने चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, अदरवाइज किसी और चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट ज्यादा हो रहा है, भाई इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से होगा, और क्या हमें इन क्वेश्चंस के लिए आंसर लिखना होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चैप्टर का नाम, जिससे कि उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम तैयार कर लेंगे उसको। तो खैर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया स्टार्टिंग में एट कांस्टेंट टेम्परेचर कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट मतलब आई, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी। फिर उन्होंने इसको शिफ्ट किया और इस तरीके से, लेकिन आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है ना, हमें उसे हटाना होता है, फिजिकल टू अगर हम लगाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब उन्होंने कांस्टेंट क्या यूज किया था, v इज इक्वल टू आर आई, या फिर आई आर बोल सकते हैं आप। लेकिन यहां पर r कहां से आ गया भाई, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो वहां एक कांस्टेंट टर्म यूज करनी होती है, उसी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है किसी डिवाइस की या किसी मटेरियल की जो करंट के फ्लो को अपोज ही करती है, ठीक है, इजी सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर आ रहा है कि वाई एमीटर कनेक्ट इन अ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ रहा है, वाई एमीटर कनेक्ट इन अ सीरीज।
एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? देखिए आपने अगर वीडियो को स्किप करके नहीं देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था सर्किट डायग्राम में, ठीक है, कि भाई सर्किट डायग्राम के अंदर जो हम यहाँ पर एमीटर प्लेस कर रहे हैं ना, तो इसको हमने कहाँ कनेक्ट किया? पैरेलल फॉर्म में नहीं, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया। एमीटर होता है आपका, उस एमीटर का काम क्या है? करंट की वैल्यू को रीड आउट करना, बताना कि भाई कितना करंट आ रहा है। तो हमने इस एमीटर को कैसे कनेक्ट किया हुआ है वो आप देख पा रहे हैं, सीरीज में। पर सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि एमीटर जो होता है वो डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, और जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है उसको तो हम सीरीज में लगा देते हैं। लेकिन अगर हाई होती, बाई चांस, होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, अगर एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती तो हम इसे फिर सीरीज में नहीं लगा सकते थे। क्लियर? तो सिंपल है कि इसको हमने सीरीज में क्यों लगाया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें ना, जैसे मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है और कंफ्यूजिंग भी बड़ा है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोल रहा है आपसे कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में बताइए आप। अब आप वैसे तो देखिए आप सबको मालूम है, आपने चैप्टर रिवाइज किया हुआ है, लेकिन फिर भी समझते हैं एक बार, इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये जो सर्किट डायग्राम है ना, यहाँ पे एक की लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है। अगर इस स्विच के स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, ब्रैकेट में डॉट लगा हुआ है, तो डॉट लगने का मतलब क्या है कि कनेक्शन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? कनेक्शन कैसा है? यहाँ पर कंप्लीट है, तो करंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड सर्किट। लेकिन अगर हम यहां से डॉट हटा देते हैं, डॉट हटा देते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं हटा के दिखाता हूं आपको, ये मैंने डॉट हटा दिया, तो क्या बन गया ये? इसको बोलेंगे क्या? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट खुला हुआ है, कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब करंट नहीं चलेगा। क्लियर? इस चीज को आप नोट कर लेना, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको नोट जरूर कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 था हमारे पास, एक ये वाली फॉर्म है और दूसरी ये वाली फॉर्म है। अगर डॉट लगा है कनेक्शन कंप्लीट है तो क्लोज सर्किट, और अगर डॉट नहीं है तो ओपन सर्किट, मतलब सर्किट खुला हुआ है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, मतलब करंट नहीं चलेगा, मतलब की चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 8 को हम यहां डाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपसे 4 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर्स वो आपको बताने हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट देखिए, पहला जो फैक्टर है वो क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ का मतलब क्या है? अगर वायर लंबी है, 2 वायर बन लेते हैं, ठीक है, ये 2 वायर है, जिस वायर की लंबाई ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा है, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं लेंथ के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? सेकंड फैक्टर हमारे पास, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ए पॉइंट डाल देते हैं, बी पॉइंट में आप डाल दीजिए एरिया। अगर मोटी वायर है, जैसे मान लीजिए आपको एसी चलाना है, ठीक है, उसके लिए आप कनेक्शन करा रहे हैं, तो वायर थोड़ा सा हैवी ली जाती है ना, सिंपल, कोई पतली तार के जरिए तो आप नहीं चला पाएंगे। अगर आप चलाते भी हैं तो क्या होगा? वायर जल्दी गर्म हो जाएगी, मतलब कनेक्टिविटी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि आप हैवी अप्लायंस के लिए मोटी तार लेते हैं, जिसमें कॉपर वायर थोड़ा सा दमदार होनी चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया, या इलेक्ट्रिशियन ने ऐसा क्यों किया? वो इसीलिए, जितनी मोटी वायर होगी, जितना ज्यादा कॉपर आप यूज कर रहे हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो वहां उतना ही कम क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। तो मोटी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, पतली वायर है, तो उससे आप लाइट, मतलब बल्ब वगैरह, हल्की फुल्की चीजें चला सकते हैं। लेकिन हैवी अप्लायंस को रन कराने के लिए हमेशा थोड़ा थिक वायर को ही इस्तेमाल किया जाता है। और रीजन क्या है इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया एक बार, इसका करंट बढ़ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए खैर, तीसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, एक आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि कौन से मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से वहां पे ये सब चीजें चेंज होती हैं। तो रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस कैसा होगा आपका, कम होगा ज्यादा होगा, वो डिपेंड कर रहा है कुछ 4 फैक्टर पर, लेंथ पर, एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। लास्ट एक आता है टेम्परेचर। अगर लेंथ ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगी। आप इस चीज को टेम्परेचर से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सराउंडिंग में हीट वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वायर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट में डाउन हो जाएगी वैल्यू उसकी, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, चारों पॉइंट से अब तक जितनी मैंने आपको समझाया उससे एक बात तो क्लियर हो गई, ये विरोधी है अपोजिट टीम में, रेजिस्टेंस और करंट। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा डाउन हुआ तो करंट हावी हो जाता है, ठीक है, और अगर करंट डाउन जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपसे डिफरेंस पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एक डिफरेंस तो देखो यही हो गया, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो R है, और रेजिस्टिविटी के लिए क्या होता है, रो, है ना, जो डेंसिटी का सिंबल बनाते थे ना 9th क्लास में, आपने चैप्टर में देखा होगा, और तो डेंसिटी बाय मास अपॉन वॉल्यूम, तो सेम साइन है। तो रेजिस्टेंस के लिए R और रेजिस्टिविटी के लिए रो। दूसरा डिफरेंस आप ले सकते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसके लिए होती है ओम मीटर, ठीक है। बाकी एक डिफरेंस आप फंक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। सिंबल्स के अकॉर्डिंग हो गया, एक आपका जो मैंने अभी फंक्शन बताया उसके अकॉर्डिंग, और एक आपका यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। बहुत बार देखा गया है कि ये 1 वोल्ट के बारे में पूछते हैं आपसे, या फिर 1 एम्पियर के बारे में, दोनों एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला क्लियर करना होगा। देखो जैसे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस। इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें यूनिट के हिसाब से, इसी तरीके से करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। सभी के आगे आपको 1 लगाना है। तो 1 वोल्ट एक वो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये 1 वोल्ट इज अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ सर्किट डायग्राम, जो आपको सर्किट डायग्राम में ऑब्जर्व होगा। लेकिन कब, जब जो डिवाइस होगा, जो मटेरियल है, जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, और उससे जो करंट पास आउट हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर का। तो जब 1 एम्पियर का करंट पास आउट होता है किसी डिवाइस से जिसकी वैल्यू 1 ओम है, तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उस डिवाइस के अक्रॉस वो कितना होगा, 1 वोल्ट, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, किसको, 1 एम्पियर को, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इसको आप यूनिट्स में चेंज कर लेना, 1 एम्पियर, 1 कूलाम और 1 सेकेंड। अब किसी ने आपसे पूछा कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर, तो पहले तो आप ये यूनिट वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना, ठीक। अब इसको देखकर आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 1 एम्पियर एक वो वैल्यू है करंट की, 1 एम्पियर करंट की वो वैल्यू होती है जो आपको सर्किट डायग्राम में ऑब्जर्व होगी। लेकिन कब ऑब्जर्व होगी, कुछ शर्तें हैं उसकी। जब 1 कूलाम का चार्ज, कितने कूलाम का चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट डायग्राम में, लेकिन कितने समय में, 1 सेकेंड। देखिए चीजों को समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आप इस डेफिनेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब 1 सेकेंड में
1 कूलाम का चार्ज सर्किट डायग्राम से फ्लो करता है, तो उस दौरान जो हम करंट कंसीडर करते हैं वो कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर? तो 1 एम्पियर is a value of current which will be observed in a circuit diagram when 1 coulomb of charge flow through the circuit during 1 second. Clear? तो आई थिंक आपको ये जो 10 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10 साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस देखिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट में आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। बाकी आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कितना एक्सप्लेन करें, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।